की वीडियो में विज्ञान के उन प्रश्नों को हल करेंगे जो मई 2016 वाले पेपर में पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए स्तंभों ए और बी पर विचार कीजिए, जिनमें स्तंभ ए में कुछ वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं तथा स्तंभ बी में उनकी खोज दी गई है। तो इनको मिलान करना है वैज्ञानिकों को उनकी खोज से। तो पहले को मिलाएंगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी पेंसिलिन की, यानी ए को मिलाएंगे चौथे नंबर से। एडवर्ड जेनर ने खोज की थी चेचक के टीके की, बी को 5 में से मिलाएंगे। उसके बाद लुई पास्चर ने खोज की थी किण्वन की, यानी सी को मिलाएंगे दूसरे से। और रॉबर्ट कॉच ने खोज की थी बेसिलस एंथ्रेसिस, यानी डी को मिलाएंगे पहले से। तो इस क्रम में ए का चौथा, बी का 5वां, सी का दूसरा और डी का पहला, यानी दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, उन 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार ही अपने हार्मोन स्रावित करती हैं। पहला विकल्प है एड्रीनल और अग्नाशय, दूसरा विकल्प है थायराइड और विरसड़, तीसरा विकल्प है एड्रीनल और थायराइड और चौथा है अग्न्याशय और अंडाशय का के अंगों की सूची है। और स्तंभ बी में कोशिका के अंगों के प्रकारों की सूची है। तो स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं इसको। तो कोशिका भित्ति को मिलाएंगे, कोशिका को सहायता देता है, यानी पहले को बी से मिलाएंगे। कोशिका झिल्ली दूसरे को मिलाएंगे सी से, कोशिका के भीतर और बाहर जो गुजरता है उस पर नियंत्रण करता है। कोशिका द्रव्य को मिलाएंगे डी से, इस पर कोशिका की प्रतिक्रिया होती है। और एक बचा है चौथा, इसको मिलाएंगे ए से। तो इस क्रम में दूसरा विकल्प सही है, दूसरा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु कोशिका के संघटकों का संयोजन है? तो इसमें जंतु कोशिका के संघटकों का संयोजन बताना है। तो इसके लिए पहला विकल्प सही होगा, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक और रिक्तिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग कवकों का है? तो इसमें जो वर्ग कवकों का है वो बताना है। पहला विकल्प है अमीबा, स्पाइरोगाइरा और पेंसिलियम, दूसरा है फफूंदी, पेंसिलियम ब्रैंड फफूंदी, तीसरा है फफूंदी लैक्टोबैसिलस पैरामीशियम और चौथा है फफूंदी ब्रैंड फफूंदी और पैरामीशियम। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, फफूंदी, पेंसिलियम और ब्रैंड फफूंदी, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, सांस लेने के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। लिखा है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करती है। दूसरा है, इस प्रक्रिया में कोशिकाओं में जल उत्पन्न होता है। तीसरा है, यह प्रक्रिया शरीर को कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने में सहायता करती है। और चौथा है, इस प्रक्रिया में भोजन टूटकर ऊर्जा मुक्त करता है। लिखा है, सांस लेने के सही कार्यों का वर्णन करने वाले कथनों का संयोजन है। तो इसमें ए सही है और सी, यानी ए और सी पहला विकल्प इसमें सही है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण गतिविधि आधारित विज्ञान शिक्षा के द्वारा बच्चों में सबसे कम विकसित होता है? पहला है उदार मानसिकता, दूसरा है प्रश्न पूछना, तीसरा है याद करना और चौथा है जिज्ञासा। तो इस प्रश्न के लिए प्रश्न में पूछा गया है सबसे कम विकसित होता है, तीसरा विकल्प सही है याद करना। अगला प्रश्न है, विज्ञान के स्वभाव के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है वैज्ञानिक ज्ञान का एक अनंतिम चरित्र होता है, दूसरा है वैज्ञानिक ज्ञान को प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है, तीसरा है विज्ञान मूल्य निरपेक्ष है और चौथा है वैज्ञानिक ज्ञान उद्देश्य है। तो इसमें सत्य कथन बताना है। पहला विकल्प सही है, वैज्ञानिक ज्ञान का एक अनंतिम चरित्र होता है। अगला प्रश्न है, विज्ञान में आकलन के बारे में निम्नलिखित कुछ विचार हैं, दिए गए विचारों में से सबसे अधिक अव्यावहारिक विचार का चयन कीजिए। पहला विकल्प है, कोई भी उन अनौपचारिक प्रेक्षणों का महत्व कम करके नहीं आंक सकता जो शिक्षक बच्चों से विचार विनिमय करते हुए एकत्र करता है। दूसरा है, आकलन को लचीला होने की आवश्यकता होती है, इसका स्वरूप एवं तरीके में परिस्थिति दर परिस्थिति तथा कभी कभी एक विद्यार्थी समूह से लेकर दूसरे तक में भिन्नता हो सकती है। तीसरा है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का आकलन करते हुए शिक्षक को अधिक लचीला बनना होगा। और चौथा है, विज्ञान शिक्षक के नाते हमें अवश्य अनुभव करना चाहिए कि हमें विविध उपकरणों का उपयोग करते हुए सबका परीक्षण करना है जो विद्यार्थी जानता है। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, विज्ञान शिक्षक के नाते अव्यावहारिक पूछा गया है, तो इसमें चौथा इसका उत्तर होगा कि विज्ञान शिक्षक के नाते हमें अवश्य अनुभव करना चाहिए कि हमें विविध उपकरणों का उपयोग करते हुए उस सब का परीक्षण करना चाहिए जो विद्यार्थी जानता है। अगला प्रश्न है, आकलन के लिए खुली पुस्तक प्रश्न दिए जाने के विषय में निम्नलिखित कुछ विचार हैं। पहला है, यह शिक्षार्थियों की अवधारणा मूलक समझ को आंकने में सहायता करता है। दूसरा है, खुली पुस्तक प्रश्न देना मेधावी शिक्षार्थियों के प्रति अन्याय है क्योंकि यह सभी शिक्षार्थियों को सफल होने के अवसर प्रदान करता है। तीसरा है, खुली पुस्तक प्रश्न आकलन का भय कम कर देते हैं। और चौथा है, शिक्षार्थियों को खुली पुस्तक प्रश्न बहुत उपयोगी लगते हैं क्योंकि यहाँ पर किसी भी उत्तर को रटने का बोझ नहीं रहता। लिखा है, ऐसे विचारों का चयन कीजिए जो खुली पुस्तक प्रश्न की भावना को अंगीकार करता है। तो इसमें ए सही है, सी सही है और डी सही है। ए सी डी सही है, यानी दूसरा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, काफी बड़ा प्रश्न है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है, निम्नलिखित गद्यांश कक्षा 7 की NCERT विज्ञान पुस्तक रेशम की खोज से लिया गया है। लिखा है, रेशम की खोज का यथार्थ समय संभवतः अज्ञात है। एक प्राचीन चीनी किंवदंती के अनुसार सम्राट हुआंग टी ने साम्राज्ञी सी लुंग ची से अपने बगीचे में उगने वाले सहतूत के वृक्षों की पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने का कारण पता लगाने के लिए कहा था। साम्राज्ञी ने पाया कि सफ़ेद कृमि सहतूत की पत्तियों को खा रहे थे। उन्होंने यह भी देखा कि वे अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून बुन रहे थे। संयोग से एक कोकून उनकी चाय के कप में गिर गया और कोकून में से नाजुक धागों का गुच्छा अलग हो गया। रेशम उद्योग चीन में आरंभ हुआ और सैकड़ों वर्षों तक इसे कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया।
जिस मार्ग में उन्होंने यात्रा की थी उसे आज भी रेशम मार्ग कहा जाता है। उपर्युक्त गद्यांश को विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित करने का क्या उद्देश्य है? ये 4 विकल्प दिए गए हैं और ये गद्यांश जो विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित किया गया है, तो इसका उद्देश्य बताना है कि क्या उद्देश्य है। तो इसमें पहला सही है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य विकसित करना। दूसरा सही है, यह समझ विकसित करना कि किस तरह संयोग विचार नई वस्तुओं की खोज में वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। और तीसरा सही है, विज्ञान की समग्र समझ विकसित करना। चौथा गलत है, तो ए, बी और सी सही है, यानी तीसरा विकल्प इसके लिए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विस्तारित गतिविधि है जो एनसीईआरटी की कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक में दी गई है। लिखा है, अपने पास पड़ोस में कोई 5 परिवारों का चयन कीजिए। पता लगाइए कि उनकी ऊर्जा उपभोग कोयला, गैस, विद्युत, पेट्रोल, मिट्टी का तेल पिछले 5 वर्षों में बढ़ा है या कम हुआ है। यह भी पता लगाइए कि ऊर्जा बचत हेतु उन्होंने क्या उपाय किए हैं। उपर्युक्त गतिविधि की भांति विस्तारित गतिविधि के क्या लाभ हैं? उच्च शिक्षकों के निम्नलिखित उत्तर हैं। तो सबसे कम उपयुक्त उत्तर को पहचानिए। तो इसमें जो विकल्प दिए गए हैं, जो उत्तर सबसे कम उपयुक्त है वो पहचानना है। तो पहला लिखा है, ऐसी गतिविधि शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक से परे जाकर अपने लिए उत्तर खोजने में सहायता करती है। दूसरा है, ऐसी गतिविधियां शिक्षार्थियों को आत्मविश्वासी बनने एवं स्वयं खोजने में सहायता करती हैं। तीसरा है, ऐसी गतिविधियां शिक्षार्थियों को किसी मुद्दे के विषय में विशुद्ध समझ देती हैं। और चौथा है, ऐसी गतिविधियां अच्छा कार्य गृह कार्य हैं। तो इसमें जो सबसे कम उपयुक्त है, चौथा विकल्प इसका उत्तर होगा। ऐसी गतिविधियां अच्छा गृह कार्य देती हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 7 के बच्चे भोजन में मांद का परीक्षण करते हैं। परीक्षण के समय बच्चे अवलोकन में त्रुटियां करते हैं। शिक्षक के द्वारा सबसे उपयुक्त प्रक्रिया होगी। पहला है, बच्चों को दोबारा परीक्षण का मौका नहीं देना। दूसरा है, बच्चों को डांटना एवं धमकाना। तीसरा है, बच्चों की त्रुटियों को स्वीकार करना। और चौथा है, उनके प्रयास की प्रशंसा करना। तो इसमें शिक्षक द्वारा उपयुक्त प्रक्रिया होगी, तो सी सही है और डी सही है। सी और डी यानी दूसरा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आकलन रणनीति विज्ञान में शिक्षार्थियों के रूपात्मक आकलन के लिए उपयुक्त नहीं है? पहला है पत्रिका लेखन, दूसरा है क्षेत्र भ्रमण, तीसरा है सत्रांत उपलब्धि परीक्षण और चौथा है अवधारणा चित्रण। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, सत्रांत उपलब्धि परीक्षण। अगला प्रश्न है, कक्षा 7 का एक शिक्षक लोहे की किसी छड़ पर पतले कागज की पट्टी कसकर लपेटता है और छड़ को लगातार घुमाते हुए जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर रखकर कागज को जलाने का प्रयास करता है। क्या यह जल पाता है? इस गतिविधि के द्वारा बच्चों में किस प्रक्रमण कौशल का विकास होने की संभावना है? पहला है अवलोकन, परिकल्पना और वर्गीकरण। दूसरा है केवल वर्गीकरण। तीसरा है अवलोकन, परिकल्पना और प्रश्न करना और चौथा है केवल अवलोकन। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, अवलोकन, परिकल्पना और प्रश्न करना। अगला प्रश्न है, एक शिक्षार्थी समाचार पत्र की क्लिपिंग को प्रदर्शित करते हुए स्वाइन फ्लू के बारे में चर्चा करना चाहता है। उसकी पाठ्य पुस्तक में इस रोग का उल्लेख नहीं है। एक विज्ञान शिक्षक के रूप में आप, पहला विकल्प है कक्षा में समाचार पत्र की क्लिपिंग पढ़ेंगे लेकिन बच्चों को बताएंगे कि यह पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है।
दूसरा है स्वाइन फ्लू के बारे में चर्चा करेंगे और कक्षा में विज्ञान से संबंधित और अधिक चीज़ें लाने के लिए बच्चों को कहेंगे। तीसरा है सभी का समय खराब ना हो, इस दृष्टि से बच्चे को कक्षा के बाद इस प्रकार के लेखों पर चर्चा करने हेतु मिलने के लिए कहेंगे, जिससे कि निर्धारित पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो सके। और चौथा है बच्चे को बताएंगे कि यह पाठ्यक्रम से परे है और इसलिए वह कक्षा में चर्चा ना करे। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही होगा। स्वाइन फ्लू के बारे में चर्चा करेंगे और कक्षा में विज्ञान से संबंधित और अधिक चीजें लाने के लिए बच्चों से कहेंगे। अगला प्रश्न है ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। निम्नलिखित ग्रहों को उनकी परिक्रमा अवधि के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम का मतलब है छोटे से बड़ा। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले कौन आएगा। सबसे पहले आएगा शुक्र, उसके बाद आएगी पृथ्वी, फिर शनि, फिर यूरेनस। तो इस क्रम में तीसरा विकल्प इसका सही है, क्योंकि सूर्य से सबसे निकट है बुध और बुध ऑप्शन में दिया नहीं है। बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद यूरेनस, यूरेनस के बाद नेपच्यून। तो इस क्रम में ये ग्रह हैं और इसी क्रम में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जो सबसे पास है वह परिक्रमा जल्दी पूरी कर लेता है और जो दूर है उसे परिक्रमा करने में अधिक समय लगता है। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है सल्फर का गलनांक 113 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है सल्फर का गलनांक 113 डिग्री सेल्सियस है तथा क्वथनांक 445 डिग्री सेल्सियस है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी जो गलत है वो बताना है। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प इसका उत्तर होगा कि सल्फर 450 डिग्री सेल्सियस पर द्रव है। ये गलत है और गलत बताना है। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होने का कारण है। पहला विकल्प है पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ है। दूसरा है वर्ष में पृथ्वी की परिक्रमण गति बदलती रहती है। तीसरा है वर्ष में पृथ्वी के अक्ष बिंदु भिन्न दिशाओं में होते हैं। और चौथा है गर्मियों में पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है कि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ है। पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें संचालन प्रक्रिया के माध्यम से ऊष्मा स्थानांतरित होती है। पहला विकल्प है कमरे का हीटर, दूसरा है सूर्य से पृथ्वी को, तीसरा है जब चम्मच को गर्म चाय में डुबोया जाए तब चम्मच के एक सिरे से उसके दूसरे सिरे तक, और चौथा है समुद्री समीर तथा थल समीर। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है। जब चम्मच को गर्म चाय में डुबोया जाए तब चम्मच के एक सिरे से उसके दूसरे सिरे तक। ऊष्मा स्थानांतरण की कितनी विधियां हैं? तो 3 विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण। तो इन तीनों को याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में डीएनए होता है। हमारे शरीर में प्रोटीन तथा वसा भी होते हैं। डीएनए, प्रोटीन तथा वसा में क्या समान है? पहला विकल्प है सभी में अम्ल होते हैं। दूसरा विकल्प है सभी उदासीन हैं। तीसरा विकल्प है सभी लवण हैं। और चौथा विकल्प है सभी में क्षारक होते हैं। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, सभी में अम्ल होते हैं। अगला प्रश्न है किसी रबर चूसक को यदि किसी तल पर दबाया जाए तो वह उससे चिपक जाता है, जिसका कारण है। पहला विकल्प है वायुमंडलीय दबाव, दूसरा है उस पर लगी गोंद, तीसरा है पृष्ठ तनाव और चौथा है गुरुत्वाकर्षण बल। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है,
वायुमंडलीय दबाव। अगला प्रश्न है, विद्युत झंझा के समय हमें। तो विद्युत झंझा का मतलब है आंधी तूफान। यहाँ लिखा है थंडर स्टॉर्म, तो इसका मतलब है आंधी तूफान। तो लिखा है पहला विकल्प, एक बंद कार के भीतर ही रहना चाहिए। दूसरा है घर की छत पर दौड़ना चाहिए। तीसरा है धातु के सिरे वाला छाता प्रयोग करना चाहिए। और चौथा है किसी ऊंचे पेड़ के तले शरण लेनी चाहिए। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, आंधी तूफान के समय एक बंद कार के भीतर ही रहना चाहिए। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सभी असंपर्क बल हैं सिवाय। पहला विकल्प है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है चुंबकीय बल, तीसरा है घर्षण बल और चौथा है स्थिर वैद्युत बल। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, घर्षण बल। अगला प्रश्न है, एक समतल दर्पण के सामने एक पुस्तक रखी है। प्रेक्षणकर्ता पुस्तक के पीछे खड़ा है। इस पुस्तक का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और यह, पहला विकल्प है ऊर्ध्व बनेगा तथा उसी समान दूरी पर बनेगा जिस दूरी पर प्रेक्षणकर्ता दर्पण से होगा। दूसरा विकल्प है ऊर्ध्व बनेगा तथा उसी समान दूरी पर जिस पर वस्तु दर्पण से होगी। तीसरा है उल्टा बनेगा तथा उसी दूरी पर बनेगा जिस दूरी पर अवलोकन करता दर्पण से होगा। और चौथा है उल्टा हो जाएगा तथा उसी समान दूरी पर बनेगा जिस दूरी पर वस्तु दर्पण से होगी। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, ऊर्ध्व बनेगा तथा उसी समान दूरी पर जिस दूरी पर वस्तु दर्पण से होगी। अगला प्रश्न है, मृदा में कार्बनिक खाद डालने के समय नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह मृदा को पौधों को कसकर पकड़े रखने के लिए दृढ़ बनाती है। दूसरा है यह पौधों के लिए अत्यधिक उर्वर माने जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ मृदा में मिलाती है। तीसरा है यह मृदा की बनावट में सुधार करती है। और चौथा है यह मृदा की जल को थामे रखने की क्षमता में वृद्धि करती है। इनमें से सही कथन है, तो इनमें जो सही है वो बताने हैं। तो इसमें पहला गलत है, बाकी सब सही है। बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है, यानी पहला विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, जब कोई मोमबत्ती जलती है तो उसका आकार छोटा हो जाता है, मोम पिघलता है, लौ और कालिक दिखाई पड़ती है, पिघला मोम जम भी जाता है। उपर्युक्त प्रेक्षणों के आधार पर निम्नलिखित में से क्या ठीक है? तो इसमें बताना है, पहला लिखा है ए भौतिक परिवर्तन है और शेष रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा है सी रासायनिक परिवर्तन है और शेष भौतिक परिवर्तन है। तीसरा है ए और बी भौतिक परिवर्तन है तथा सी और डी रासायनिक परिवर्तन है। और चौथा है ए बी सी भौतिक परिवर्तन है। तो इसमें दूसरा विकल्प इसका सही है, सी रासायनिक परिवर्तन है और शेष भौतिक परिवर्तन है। अब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन वह होता है जो केवल भौतिक गुणों को प्रभावित करता है, जैसे आकृति, आकार आदि। और रासायनिक परिवर्तन क्या है? यह भौतिक और रासायनिक गुणों के साथ साथ संरचना दोनों को प्रभावित करता है। तो ये होता है रासायनिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है, असत्य कथन को पहचानिए। लिखा है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है तथा उनका स्पर्श साबुन जैसा होता है। अगला लिखा है अम्ल नीले लिटमस को लाल तथा क्षारक लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं।
तीसरा है ऐसे पदार्थों के विलयन जो अम्लीय, क्षारकी और उदासीन विलयन में भिन्न रंग दर्शाते हैं सूचक कहलाते हैं। और चौथा है लवण बनाने के लिए अम्ल तथा क्षारक एक दूसरे को उदासीन करते हैं तथा लवण सदैव उदासीन होता है। तो इसमें बताना है जो गलत है। तो इसमें ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी गलत है और गलत को ही बताना है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा चौथा। अगला प्रश्न है राधिका के मसूरों से प्रायः खून बहता रहता है तथा उसके घाव ठीक होने में लंबा समय लेते हैं, उसके भोजन में कमी हो सकती है। पहला विकल्प है विटामिन B1, दूसरा है विटामिन सी, तीसरा है विटामिन डी और चौथा है विटामिन ए। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, विटामिन सी। विटामिन सी किस किस में पाया जाता है? तो खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे संतरा, नींबू, आंवला, इन सब में विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, सोडियम और पोटेशियम का भंडारण मिट्टी के तेल में किया जाता है, इसके लिए कक्षा 8 की शिक्षार्थियों ने निम्नलिखित कारण दिए। पहला लिखा है दोनों बहुत प्रतिक्रियाशील हैं और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया करते हैं। दूसरा है दोनों बहुत विषैले हैं और विषैला धुआं छोड़ते हैं। तीसरा है दोनों बहुत क्रियाशील हैं और वातावरण में ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करते हैं। और चौथा है केरोसिन हवा में विद्यमान ऑक्सीजन से धातु की प्रतिक्रिया को रोकने में सहायक है। कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा दिए गए सबसे उपयुक्त उत्तर को चुनिए। तो इसमें सबसे उपयुक्त है सी और डी, यानी कि दूसरा विकल्प इसमें सही है। तो ये मई 2016 में प्रश्न पूछे गए थे, विज्ञान के प्रश्न थे। 300 प्रश्नों को इसमें हल किया है। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।